जगह देखो एक बार, अब जो मैं स्टार्ट करूंगा ना, अभी वाला सेगमेंट जो स्टार्ट करूंगा वो मैं पूरी चीज, आज पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। आपको बस ध्यान देना है, 20 मिनट में मैं पूरा चीज खत्म करूंगा, एक लाइन से पूरा ऑर्डर में जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कराते हुए। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखे, भौगोलिक स्थिति देखिए, भौगोलिक स्थल देखिए, क्या देखे, भौगोलिक स्थल देखे, और भौगोलिक स्थल के किनारे की नदियां देखे। सेकंड जो हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वो ये देखने जा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले तो हम समझते हैं कि भौगोलिक स्थल जो थे उसमें क्या क्या था। तो भौगोलिक स्थिति में बच्चों हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। क्या पढ़ेंगे, नगर नियोजन। भौगोलिक स्थिति में पहला चीज क्या है, नगर नियोजन। अच्छा, इस चीज को आप कैसे कवर करेंगे, तो आपको जो बुकलेट मिलेगी उस बुकलेट में लाइन से लिखा रहेगा, ठीक है, नगर नियोजन। किसकी बात कर रहे हैं, नगर नियोजन। तो जो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो कैसे थे, अब आप लोग पूरा ध्यान लगा के इधर सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे बच्चों वो इस तरीके के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो हिस्सों में बटे थे, एक पश्चिमी हिस्सा था, एक पूर्वी हिस्सा था। जो पश्चिमी हिस्सा था बच्चों ये ऊंचाई पर था, क्या था, ये ऊंचाई पर स्थित था। यहाँ पे कौन से वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ अमीर घराने के लोग रहते थे, अभिजात्य वर्ग के लोग रहते थे। क्या बोलते हैं इसको, अभिजात। अभिजात्य वर्ग में कौन आता है बच्चों, देखिएगा, एक पुरोहित आता है, ब्राह्मण आता है, व्यापारी आता है और योद्धा आते थे। ब्राह्मण या पुरोहित, व्यापारी, योद्धा आते थे। ये चार तरीके के लोग किसमें आते थे, अमीर घराने के लोग आते थे। ये कहां रहते थे, पश्चिम दिशा में रहते थे। पूर्व दिशा में कौन रहते थे, तो सामान्य किस्म के लोग रहते थे। सामान्य वर्ग के लोग कहां रहते थे, पूर्व दिशा में रहते थे। सामान्य वर्ग के लोग में कौन कौन आते हैं, तो सामान्य वर्ग के लोग में बच्चों स्पेशली आते हैं श्रमिक और कृषक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करोगे तो पूरा समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग या सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में श्रमिक और कृषक आते थे, उच्च वर्ग में पुरोहित, ब्राह्मण, व्यापारी और योद्धा आते थे। ये जो नगर था बच्चों, ये नगर में उत्तर के साइड और दक्षिण के साइड, तो दक्षिण के साइड क्या था, कब्रिस्तान और दाह संस्कार वाली चीज थी। दाह संस्कार स्थल और कब्रिस्तान हुआ करते थे। कहां पे, हर नगर के दक्षिण दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल दिख रहे हैं बच्चों, जितने भी स्थल आपको दिख रहे हैं, ये स्थल जो है वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। कितने हिस्सों में बटे हुए थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे। इसमें धौलावीरा एकमात्र स्थल है बच्चों। कौन सा, धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था। याद रहेगा, कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो स्थल है बच्चों, ये उचित जल प्रबंधन प्रणाली के लिए फेमस है। जल प्रबंधन प्रणाली इसकी कैसी है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है, सबसे हाईएस्ट किस्म का था इस स्थल का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशालतम जलाशय, अर्थात जलाशय बोल दो या उसको बांध बोल दो, बांध भी स्थित है। कहां स्थित है बच्चों, धौलावीरा में। कहां है, धौलावीरा में। तो धौलावीरा का जो नगर व्यवस्था था अन्य के नगर व्यवस्था के तुलना में थोड़ा अलग था। वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो पूरा नगर कायदे से कितने हिस्सों में था, 2 हिस्सों में। अभिजात वर्ग के लोग पश्चिम में और सामान्य वर्ग के लोग पूर्व में, और इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो इधर क्या हो गया, श्रमिक और कृषक, और इधर दाह संस्कार वाली चीजें। और यहाँ पे क्या था बच्चों, देवीय स्थल। कैसा स्थल था ये, देवी स्थल, देवताओं की पूजा की जाती थी। ये क्या हो गया, नगर नियोजन। दूसरा चीज समझोगे बच्चों, जो सड़कें थी वो कैसी थी बच्चे, सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। सड़कें इस तरीके से बनी हुई। नगर कैसे थे, तो नगर आमने सामने थे। नगर कैसे थे, नगर आमने सामने थे। और नगर आमने सामने थे मतलब कि नगरों का जो आकार था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। कैसा था, ग्रिड पद्धति पर आधारित, जालीनुमा आकृति था। जो पूरा सिटी का प्लानिंग था उसमें जो मकान हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, ग्रिड पर बेस्ड हुआ करते थे। किस पर बेस्ड हुआ करते थे, ग्रिड पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझेंगे आप लोग, तीसरा पॉइंट देखिएगा बच्चों, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन में मैंने अभी बताया कौन सा अच्छा था, धौलावीरा। कौन सा अच्छा था, धौलावीरा। धौलावीरा सबसे अच्छा था। इसके अलावा अगर जल प्रबंधन की बात करेंगे तो बृहद स्नानागार भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार कहां मिलता है, याद रखिएगा बच्चों,
बृहद स्नानागार स्पेशली मिलता है मोहनजोदड़ो में। कहां मिलता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट बता रहा था बच्चों, मैं ये बता रहा था आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी राजधानी हुआ करती थी? जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। कैसी राजधानी? जुड़वा राजधानी हुआ करती। जुड़वा राजधानी क्यों हुआ करती थी बच्चों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो कहां खोजा गया था? हड़प्पा में। तो पहली राजधानी कौन सी थी? हड़प्पा। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो क्यों बोला है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है बच्चों। तीसरी राजधानी भी थी एक, जो जनरली मतलब नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक पढ़ोगे तो उसमें है। तो तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगन थी बच्चों। कौन थी? पर आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा क्यों? क्योंकि सबसे पहली खुदाई कहां हुई है? हड़प्पा में हुई है 1921 में। इसकी खुदाई कब हुई है? 1922 में। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे स्थल आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि राजनीतिक स्थिति अगर बात करोगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोकतंत्र था, यानी जनता ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को एक महान व्यक्ति के रूप में चुनती थी और वो व्यक्ति काम करता था। जनरली ऐसा जो व्यक्ति होता था बच्चों, वो व्यापारियों से प्रेरित होता था, यानी व्यापारी वर्ग का प्रभाव था। क्या था? व्यापारी वर्ग का प्रभाव था। जो एक समाज था, समाज में जो व्यापारी वर्ग है वो बताता था कि समाज के लिए ये व्यक्ति उचित है, अर्थात इस व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए, है ना। यानी प्रतिनिधित्व शासन था। किसका प्रतिनिधित्व था? रिप्रेजेंटेशन किसका था? व्यापारियों का था। किसका था? व्यापारियों का। तो और ये कैसा था? लोकतंत्रात्मक था। तो अगर शासन व्यवस्था की बात करोगे तो कैसा शासन है? लोकतंत्रात्मक शासन है। कौन बोलता है? तो अर्नेस्ट मैकल ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये जुड़वा राजधानी हो गई ये इसका। अब सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। मैं पूरा रिवाइज करा रहा ना बच्चों कल का, एक बार में हम देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करोगे तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सत्ता की बात करोगे तो सत्ता कैसी थी बच्चों? मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यानी कि महिलाओं का जो स्थान था उच्च स्थान था, महिला की बात मानी जाती थी। पुरुष, अभी का समाज कैसा है? पुरुष सत्तात्मक है। पहले का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, है ना। तो नारी की स्थिति, सेकंड पॉइंट इसमें आएगा, नारी स्थिति। तो नारी की स्थिति कैसी थी? तो उच्च थी या सुदृढ़ थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की स्थिति कैसी थी? ठीक ठाक थी। अब इसमें बात आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था, तो समाज कितने हिस्सों में बटा हुआ था बच्चों? तो समाज दो वर्ग में बटा हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में मतलब बताया था ना अभी आपको, ब्राह्मण, पुरोहित, योद्धा और शासक वर्ग के आते थे। और निम्न वर्ग में कौन आते थे? तो श्रमिक और कृषक आते थे। ठीक है, अगर आप, ये हो गया समाज की बात। अगर आप देखोगे कि सामाजिक कुरीतियां क्या क्या व्याप्त थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्यावृत्ति थी। इसके अलावा चोरी भी कहीं कहीं हो जाती थी। तो देखिएगा, सामाजिक कुरीतियों में चोरी, वेश्यावृत्ति और चौपड़ का खेल। चौपड़ का खेल समझते हो? जो शकुनी और दुर्योधन और पांडवों के बीच जो चौपड़ का खेल हुआ करता था। अच्छा, समाज में मनोरंजन के लिए क्या क्या था? तो समाज में मनोरंजन शिकारी का खेल खेलते थे, शिकार करने जाते थे। इसके अलावा शतरंज का खेल खेलते थे। इसके अलावा जानवरों की आपस में लड़ाई करवाते थे। ये सब किसका समाज कराता था? सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में समाज किसका सत्ता थी? तो मात्र सत्तात्मक थी। नारी स्थिति कैसी थी? उच्च और सुदृढ़ थी। समाज कितने हिस्सों में बटा था? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अच्छा, समाज के जो लोग थे उसमें कितनी प्रजातियां थी बच्चों? तो 4 प्रजातियां थी। मनुष्य की कितनी प्रजातियां होती हैं कायदे से? 6 में 4 प्रजातियां कहां थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। आप देखो ना, एक काले काले लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते, वो निग्रो लोग कहलाते हैं। जो सफेद रंग के एकदम गोरे गोरे होते, एकदम ऊंचे होते, वो अल्पाइन लोग कहलाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जिनकी बॉडी अच्छे हाइटेड होते हैं और सफेद होते हैं, उनकी बॉडी में अलग तरीके का वो होता है, स्किन का एक टोन कलर निकलता है, या जिसमें पसीने पसीने टाइप का कुछ गीला गीला पार्ट निकलता है, वो मेडिटेरियंस होते हैं। ठीक है। एक मंगोलाइड होते हैं जो थोड़े छोटे हाइट के होते हैं, छोटी आंख के होते हैं, खड़े खड़े बाल होते हैं, वो मंगोलाइड कहलाते हैं। भारत के लोग 2 तरीके के होते हैं, कॉकसाइड और प्रोटोऑस्ट्रेलाइड। तो यहाँ पे जो प्रजातियां थी बच्चों, इसमें अल्पाइन प्रजाति के लोग, फिर कॉकसाइड लोग, या प्रोटोऑस्ट्रेलाइड बोल दो, प्रोटोऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड
और भूमध्य सागरीय लोग थे। 4 तरीके के दिखने वाले सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का समाज हो गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता की राज व्यवस्था हो गई, ये सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी हो गई, ये सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक स्थिति हो गई। भौगोलिक स्थिति समझ गए, लाइन से पढ़ रहे ना। हमने भूगोल देखा, हमने भूगोल के बाद उनकी जुड़वा राजधानी देखी, फिर उनकी राजनीति देखी, उनकी सामाजिक व्यवस्था देखी। अब हम उनका क्या देखेंगे, उनका हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को अगर अर्थव्यवस्था को देखना है बच्चों, तो हम उसे इस तरीके से पढ़ते हैं। उस टाइम की अर्थव्यवस्था को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला पार्ट जो है बच्चों, वो कहलाता है कृषि। क्या कहलाता है, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैसे कैसे अर्जित करते थे, तो कृषि के माध्यम से करते थे। तो कृषि कितने तरीके की होती थी बच्चों, कि कृषि होती थी खरीफ की फसल, फिर इधर क्या है, रबी की फसल। खरीफ की फसल में बच्चों चावल और बाजरा, रबी की फसल में जौ और गेहूं। इसके अलावा कुछ जगह फल उत्पादन भी होता था। सबसे महत्वपूर्ण कपास का उत्पादन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किसका उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे। और कपास से क्या बनाते थे, सूती कपड़ा बनाते थे। क्या बनाते थे, सूती कपड़ा बनाते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषिगत कार्य में, तो 8 प्रकार के अनाज मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। कितने प्रकार के अनाज मिले बच्चों, 8 प्रकार के अनाज मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये क्या करते थे, निर्यात के तौर पे स्पेशली लोथल बंदरगाह का। किसका, लोथल। लोथल कहां है बच्चों, गुजरात में। कहां है, गुजरात में। देखो स्पेशली यहां से इस तरीके का ट्रेड होता था लोथल से। अब यहां पे कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता, मिस्र की। यहां पे मेसोपोटामिया। किसकी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहां पे इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में। तो इधर ईरान की सभ्यता। बच्चों ये होगा ना, ये क्षेत्र होगा ईरान की सभ्यता का, ये क्षेत्र होगा ईरान की सभ्यता। नील और दजला फरात की सभ्यता। नील दजला फरात की सभ्यता। अच्छा, ये नील दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं किसकी समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता एक साइड थी, तो कौन सी सभ्यता हुआ करती थी विश्व में, इतनी सभ्यताएं हुआ करती। तो ये क्या करता था सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी क्षेत्र में क्या क्या आता था, तो सिंधु घाटी क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 जगह 3 चीज आती थी। जब व्यापार इन तीनों के मध्य होता था, तो इसे आंतरिक व्यापार कहते थे। क्या कहते थे, आंतरिक व्यापार। जब यही व्यापार बच्चों, यही व्यापार इन सब को मिला के एक जगह होता था, इसे बाह्य व्यापार कहते थे। क्या कहते थे, बाह्य व्यापार। और बाह्य व्यापार करने में लोथल एक बंदरगाह है। लोथल क्या है, एक पोर्ट है, बंदरगाह है ये वाला, ये लोथल, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। कैसा बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि देखो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, नील दजला फरात की सभ्यता में जब ट्रेड होता था, उसे बाह्य व्यापार कहते थे। और अंदर की तरफ क्या होता था, आंतरिक व्यापार होता था। तो बच्चों जो कपास आपको दिख रहा है, ये बाह्य व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा निर्यात में लोथल बंदरगाह के माध्यम से चावल, गेहूं और जौ का स्पेशली निर्यात किया जाता था। कहा, नील दजला फरात, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी सभ्यताओं में सबसे अमीर सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी सभ्यता में सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी अन्य सभ्यताओं की तुलना में। ये समझ में आया। तो ये हम क्या देख लिए, कृषि। कृषि के अलावा हम देखेंगे पशुपालन। क्या देखेंगे, पशुपालन। तो पशुपालन सेकंड क्या है, पैसा कमाने का तरीका या उनको लालन पालन का जीवन में, अर्थव्यवस्था में क्या है, पशुपालन। तो पशुपालन बच्चों कायदे से 3 हिस्सों में टूटेंगे। एक दैनिक पशु। कौन आ गए, दैनिक पशु। दैनिक पशु में जिनका काम कृषिगत कार्य के लिए होता है। कृषिगत कार्य में कौन आ गया, तो गाय और बैल आ गए।
है ना। और इसके अलावा अन्य पालतू जानवर हो गए जो कि दैनिक पशु कहलाते थे। इसके अलावा दुर्लभ पशु, दुर्लभ जीव, कौन से जीव? दुर्लभ जीव। तो दुर्लभ जीव में बच्चों हाथी को और घोड़े को दुर्लभ जीव माना जाता था। क्या माना जाता था? हाथी और घोड़े को दुर्लभ जीव। ये आसानी से नहीं मिलते हैं, ये ज्यादा उपयोगी थे, ठीक है। और अगर आप तीसरा देवीय जीव, दुर्लभ जीव हो गया। तीसरा देवीय जीव आ गया। देवीय जीव में कौन आ गया बच्चों? तो देवीय जीव में कुबड़ वाला बैल आ गया। इसको वृषभ, इसको पूजनीय जीव माना था, इसकी पूजा की जाती थी। वृषभ जो कुबड़ वाला बैल होता है ना, उसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था में पशुपालन जब करते थे तो 3 तरीके से जानवरों को बांट रखे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जब व्यापार करते थे बच्चों, तो व्यापार को ही तो मैंने अभी अगले वाले स्लाइड में बताया था कि व्यापार कैसा होता था। एक होता था बच्चों आंतरिक व्यापार और एक होता था बच्चों क्या? बाह्य व्यापार। तो बाह्य व्यापार किसके साथ होगा? नील, दजला, फरात के साथ। नील, दजला, फरात और ईरान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के साथ। कपास का होगा और किसका होगा? ये चावल, गेहूं, जौ का चीजों का क्या होगा? बाह्य व्यापार होगा। आंतरिक व्यापार किनके साथ होगा? आंतरिक व्यापार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच होगा। तो इसमें स्पेशली किसका व्यापार होता है? तो बच्चों मणि का व्यापार होता था, सोने का व्यापार होता था, चांदी का व्यापार होता था, शीशे का व्यापार होता था, टीन का व्यापार होता था, तांबे का व्यापार होता था। देखो इसमें एक चीज दिख रही है, लोहा नहीं दिख रहा होगा। तो लोहा इस समय जन्म ही नहीं हुआ था, लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। तो मणि बोले तो मणि 3 प्रकार की होती है, एक नीली मणि, एक हरी मणि, एक सफेद मणि। मणि ये इसको बोलते हैं मणि, है ना। ये हो गया मणि। सोना, सोने के लिए कौन सा फेमस था? तो कर्नाटक क्षेत्र था। चांदी के लिए राजस्थान फेमस था। शीशे के लिए राजस्थान था। टीन के लिए अफगानिस्तान और ईरान फेमस था। और तांबे के लिए कौन फेमस था बच्चों? तो राजस्थान की खितड़ी माइंस फेमस थी। मतलब ये आपस में व्यापार करते थे इन चीजों का। अब जैसे इन चीजों का जब व्यापार करते थे बच्चों, तो याद रखेगा व्यापार कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। व्यापार के लिए हमेशा माप तौल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माप तौल। तो माप तौल के लिए क्या प्रयोग करते थे? माप तौल के लिए सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सेलखड़ी। बट्टे का प्रयोग करते थे, बांट का प्रयोग करते थे। बांट जो होते थे बच्चों 16 के गुणक में हुआ करते, जैसे बोलते हैं हम 16 आने सच बोल रहा है, तो 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बांट। किसी भी चीज को तौलोगे तो किससे तौलोगे? बांट से तौलोगे ना। ये जो बांट हुआ करते थे बच्चों, ये क्या क्या हुआ करते थे? ये वृत्ताकार हुआ करते थे, ये आयताकार हुआ करते थे, ये बेलनाकार हुआ करते थे, ये शंक्वाकार हुआ करते थे। अलग अलग आकार के क्या हुआ करते थे? अलग अलग आकार के क्या हुआ करते थे? अलग अलग आकार के क्या हुआ करते थे? बांट हुआ करते थे। ठीक है, जैसे आप बांट देखते हो ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बांट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरीके के बांट का प्रयोग करते थे। और ये सब तरीके के बांट स्पेशली लोथल में मिलते थे। कहां मिलते थे? लोथल में। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो पूरा जो व्यापार है, अर्थव्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की इस तरीके से बटी हुई। कृषि, पशुपालन, व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार कहां कहां बच्चों? तो ईरान, नील और दजला फरात, मेसोपोटामिया और मिस्र। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। आता है, क्वेश्चन पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को क्या कहते थे? मेलुहा कहा जाता था। किसके द्वारा? मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा और मिस्र के लोगों के द्वारा। याद रहेगा ये अर्थ क्या हो गई? अर्थव्यवस्था होगी। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा करने का तरीका था वो समझो। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा करने के लिए 3 तरीके की पूजा करते थे बच्चों। एक है बच्चों प्राकृतिक पूजा। क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक पूजा। अगली जो है उसको बोलते हैं बच्चों पशु पूजा। क्या पूजा? पशु पूजा। और एक जो है बच्चों उसको बोलते हैं देवीय पूजा। क्या पूजा? देवीय पूजा। इन 3 तरीके से पूजा की प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो प्राकृतिक पूजा में क्या 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 आता है बच्चों? तो सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, प्रकृति की है ना, पानी की पूजा, अग्नि की पूजा, वायु की पूजा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ये सब कैसी पूजा है? प्राकृतिक पूजा है। पशु पूजा की बात करोगे तो स्पेशली पशु में स्पेशली वृषभ की पूजा करते थे। और इससे संबंधित एक मुहर बना के रखे थे पशुपतिनाथ, है ना। पशुपतिनाथ का क्या मिलता है आपको? मुहर मिलता है।
सिंधु घाटी से। पशुपतिनाथ मतलब एक व्यक्ति है जो एक चीज पे बैठा हुआ, नीचे 3 जानवर हैं और बाघ का छाल है, पीछे कहीं पे कुछ और अंकन दिख रहा है। मतलब जो भगवान शिव का जो रूप होता है ना, उसका ही विकृत रूप, जिसमें बहुत सारे जानवरों का भी उल्लेख किया गया। ये किसका मूर्ति कहलाता है? पशुपतिनाथ का मूर्ति कहलाता है। देवी पूजा में बच्चों देखो, पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ अंकुरित पौधे का एक प्रमाण मिला है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसलिए यहाँ पे प्रकृति में क्या होगा, मातृ सत्तात्मक समाज होने से, मातृ सत्तात्मक समाज होने से क्या हो गया, देवीय पूजा की गई, मतलब महिलाओं की पूजा की गई। और महिलाओं की पूजा करने की वजह से जो देवी स्थल हुआ करते थे, उसमें कुछ महिलाओं को आजीवन उसमें अपना समर्पित होना पड़ता। तो महिलाओं को कहां रहना था? उस देवी स्थल पे ही महिलाएं रहती थी आजीवन, है ना। तो उनकी क्या की जाती? देवीय पूजा की जाती थी। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना दाह संस्कार कैसे करते थे? धर्म की बात करना, धर्म में हमने पूजा की बात की। अब किसकी बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोना को मानते थे क्या? तो बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, पुनर्जन्म, सभी चीजों को मानते थे, सभी चीजों को मानते थे। समझ गया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म हो गया, अंधविश्वास हो गया, जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, सभी चीजों को मानते थे। अब देखिए, दाह संस्कार कैसे किया जाता है बच्चों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दाह संस्कार 3 तरीके से करते थे। दाह संस्कार का स्थल कहां हुआ करता था? हर नगर के साउथ हिस्से में, दक्षिण के हिस्से में। दाह संस्कार कैसे करते थे बच्चों? तो दाह संस्कार के 3 तरीके होते हैं। एक होता है पूर्ण समाधान। क्या होता है? एक पूर्ण समाधान। एक होता है बच्चों आंशिक समाधान। क्या होता है? आंशिक समाधान। और एक तरीका होता है बच्चों दाह समाधान। अब समझिएगा, पूर्ण समाधान में क्या होता है बच्चों? एक परिवार है जिसमें अगर किसी पुरुष की मृत्यु हुई है और महिला की मृत्यु हो गई, तो पुरुष महिला को एक ही ताबूत में दफनाया जाता है। दफनाने के साथ साथ क्या वहां बर्तन रखे जाते हैं, बर्तन में खाना रखा जाता है, कपड़े रखे जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको पूरी सुविधाओं के साथ कब्रिस्तान में या जमीन के नीचे गाड़ा जाता है। समझ गया? इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों R-37 कब्रिस्तान, जो कि मिला है हड़प्पा में। कहां मिला है? हड़प्पा में। आंशिक समाधान क्या होता है बच्चों? तो आंशिक समाधान पारसियों में होता है अक्सर ये कि एक मृत शरीर को एक ऊंचे टीले पर कुछ समय के लिए रख देते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए। तो जितने पशु पक्षी चील कौवे आते हैं, वो पूरे मृत शरीर को खा लेते हैं। जो हड्डी बच जाती है, उस हड्डी को जमीन में लाके जमीन में गाड़ देते हैं। इसे कहते हैं आंशिक समाधान। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरीके का समाधान भी करते थे, इस तरीके का समाधान भी करते थे। और समाधान क्या है? अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको जलाया जाता था। क्या किया जाता था? जलाया जाता था। और जो उसका अस्थि बच गया है, उसको नदी में बहा दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? नदी में बहा दिया था। ये क्या कहलाता है? दाह समाधान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दाह संस्कार के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। और तीनों तरीके जो नगर के किस हिस्से में हुआ करते थे? दक्षिणी हिस्से में हुआ करते थे। दक्षिणी हिस्से में हुआ करते थे। याद रहेगा? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर इसकी बात करोगे बच्चों, माप तौल की बात करोगे, यानी साइंस टेक्नोलॉजी की बात करोगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे बच्चों, उसे कहते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एस आकार में किसी चीज को लिखते थे। किस आकार में लिखते थे? एस आकार में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे लिखना चालू करते हैं, तो एस इस तरीके से लिखते हैं। इसमें बच्चों 250 से 400 अक्षरों का प्रयोग किया जाता था। कितने अक्षर? 250 से 400 अक्षर। समझने के लिए अंग्रेजी में 26 लेटर और हिंदी में 52 लेटर। वहां पे कितने लेटर थे? 400 लेटर। इसको कौन सी लिपि बोलते थे? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको चित्रात्मक लिपि बोलते थे। क्या? चित्रात्मक लिपि। इसके अलावा क्या बोलते हैं? तो बुस्ट्रोफेदन लिपि। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? तो एस आकार लिपि बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? तो सर्पिलाकार लिपि बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? तो गोमूत्री लिपि बोलते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को इतने नामों से जाना जाता है: एस आकार की लिपि, बुस्ट्रोफेदन लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्री लिपि, चित्रात्मक लिपि। कितने वर्ड का प्रयोग करते थे? 250 से 400 वर्ड का प्रयोग करते थे। स्पेशली जब भी चित्र बनाया जाता था बच्चों, तो यू आकार
में चित्र बनाया जाता था, चित्र बनाया जाता, और स्पेशली जो चित्र बनाते थे, सर्वाधिक चित्र बनाया जाता था मछलियों का। किसका बनाया जाता था? मछली का। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांस का सेवन करते थे? बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी। ये इनकी आकृति से पता चलता है। क्या किससे पता चलता है? इनकी आकृतियों के माध्यम से पता चलता है। इतना समझ में आया बच्चों आप लोग को? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल का अगर प्रयोग करते थे, कोई, ये तो हो गया लिपि। क्या हो गया? ये हो गया लिपि। माप तौल का प्रयोग करते थे, मैंने बताया ना, बट्टों का प्रयोग करते थे, शंक्वाकार, बेलनाकार, आयताकार। ये अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की विज्ञान और तकनीकी पर टिप्पणी करें, तो विज्ञान तकनीकी में ये आता है ना बच्चों। विज्ञान तकनीकी में आएगा पहला माप तौल, दूसरा क्या आएगा? लिपि आएगा, लिपि। दूसरा क्या आएगा? लिपि। तीसरा आ गया मूर्ति कला। क्या आ गया? मूर्ति कला। तो मूर्ति कला जो है बच्चों, उसमें मूर्ति कला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मूर्तियां बनाते थे उसको पिचोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचोरिन। मैं आपको बस समझाता हूं अभी। मूर्ति कला, एक साधु ऐसे हुआ करता था बच्चों, ठीक है? साधु की मूर्ति हुआ करती थी कुछ इस तरीके की, और वो जो साधु था वो योगी के रूप में था। किस रूप में था? योगी की मूर्ति थी। योगी की मूर्ति के साथ साथ बच्चों क्या था? एक कपाल था। कपाल समझते हो? खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी, कपाल। और ये इसके साथ जब ये रहता था ना, तो ये अपने साथ एक शॉल ओढ़ा करता था बच्चों। क्या ओढ़ा करता था? ये अपने साथ एक शॉल। जो शॉल हुआ करती थी वो दरअसल ऐसे हुआ करती थी, उसमें इस तरीके का, ये शॉल हुआ करती थी बच्चों, एक कपास की हुआ करती थी, और इस तरीके के फ्लावर की आकृति बना हुआ करती थी। योगी एक शॉल ओढ़ता था, शॉल में इस तरीके के फ्लावर की आकृति बनी थी। जो मूर्ति मिली है वो मूर्ति कुछ इस तरीके से मिली है। अच्छा, मूर्ति के इस स्वरूप को क्या बोलते हैं? पिंचोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिचोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचोरी। ऐसी बच्चों आपको एक नर्तकी की मूर्ति मिलेगी, वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। एक डांसिंग गर्ल मिलेगी जिसका एक हाथ कमर में होगा, लेफ्ट हैंड में होगा। डांसिंग गर्ल मिलेगी, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बोलते हैं। कांसे की बनी हुई नर्तकी। ये भी क्या है? ये भी एक मूर्ति है बच्चों। एक और मूर्ति बनाने का एक और तरीका हुआ करता था, मोम टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमने एक मूर्ति बनाई। क्या बनाई? मूर्ति। मानो कोई एक मूर्ति का तरीका बनाया और उसके अंदर एक तरफ से मोम डालना चालू किया, या फिर हमने एक मोम बनाया, मोम को हमने इस तरीके से काटा कि मूर्ति का शेप ले लिया। फिर हमने क्या किया? उस मोम को पिघला दिया, तो मोम तो हट गई, अब बच क्या गया? मूर्ति का शेप। समझिएगा इस तरीके से। नहीं समझ में आया होगा? देखिए, मान लो ये मूर्ति का ये मोम है। अब इस मोम को आपने इस तरीके से काट दिया, काट के आपने कोई मूर्ति का शेप बना दिया, ठीक है? तो अंदर भी मोम है। अब मैंने क्या किया? यहां से आग लगा दिया, तो मोम क्या हो गया? पिघल गया। मोम क्या हो गया? पिघल गया। लेकिन आग लगाने के पहले इसके ऊपर मैंने एक धातु की कवर चढ़ाई, तो धातु कवर कैसे चढ़ गया? इस तरीके से धातु का कवर चढ़ गया। अब मोम कर दिया तो धातु का कवर बचा रह गया, और बाकी चीज पूरा हट गया। इसको मोम पद्धति से मूर्ति का निर्माण करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोम पद्धति से मूर्ति का निर्माण। तो ये सब जो मूर्ति का तरीका है ये पिचोरिन कहलाता है। क्या कहलाता था? पिचोरिन। याद रहेगा? समझ आया? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी काम की चीजें हमने आपको बता दी। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दो चीजें पढ़नी है, रटनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे पाए जाने वाले साक्ष्य, पहला ये रटना है जो इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल है उनके खोजकर्ता कौन है, तो इनकी मैंने आपको सूची दी है। तो सूची को पढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो है बच्चों मानवीय कारण, मनुष्य की वजह से अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। और एक ऐसा हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप ही समाप्त हो गई हो, यानी प्राकृतिक कारण की वजह से। अच्छा, मानवीय कारण में कौन आएगा बच्चों? तो हो सकता है कि विदेशों से आर्यों का आगमन हो गया हो,
मैंने बताया था ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहां से पढ़ेंगे? आर्यों के आगमन से। जो आर्य थे बच्चों, वो ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, उनके पास घोड़े थे, उनके पास उच्च किस्म के पशु थे, तो वो उसके माध्यम से भारत के लोग जो अनार्य थे उनको हरा करके उत्तर भारत में कब्जा कर लिए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आर्यों के आगमन से हो सकता है कि प्रशासन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लोग उतने अच्छे तरीके से एक दूसरे को सुरक्षित नहीं रख पाते थे, एक ही तरीके से एक ही ढर्रे से चल रहा हो, तो लोग में हो सकता है आपस में क्या हुए, परेशान हुए हो और बोले होंगे तू ही राजा बनेगा। राजा बनने का कोई तरीका नहीं होता, ये आपस में लड़े हो, एक दूसरे को मारे हो, उस तरीके से पूरा एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो प्रशासन का ये तरीका हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरा कारण जो हो सकता है बच्चों, वो ये हो सकता है कि तकनीकीगत विकास। देखो, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमेशा एक जैसा जीवन जीते, आगे की चीजों में विकास नहीं कर पाए कि भविष्य में ये समस्याएं हो सकती। हो सकता है जब बाढ़ आई हो तो किलों का निर्माण ना कराएं, किले जहां पे रहते थे, हो सकता है कि फ्यूचर के लिए क्या हो, अन्न ना बचा के रखें। तो इस वजह से क्या हुआ हो, मानवीकरण हो सकता है कि तकनीकी कारण की वजह से, प्रशासनिक कारण की वजह से, आर्यों के आगमन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई हो। प्राकृतिक कारण में बच्चों हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो सकता है कि भूकंप आ गया हो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से प्लेट टेक्टोनिक हुए, भूकंप आया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समाप्त हो गए। हो सकता है जलवायु का परिवर्तन हुआ। जब मैंने आपको कल फसल बताया था बच्चों, तो फसल में मैंने बताया था कि 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती रही सिंधु घाटी सभ्यता के समय, पर आज तो नहीं होती। आज तो 40 सेंटीमीटर बारिश होती है पूरे राजस्थान में। यानी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो, जिसकी वजह से लोग क्या हुए हो, समाप्त हुए हो। तो आपको इसमें 4-5 साइंटिस्ट मिलेंगे, जिसमें एक तरफ साइंटिस्ट का नेम दिया गया है और उनका उन्होंने क्या क्या कारण दिया है, तो उस आधार पे। तो बच्चों आपको मैं सीधे वहां पे ले चलता हूं जो वो जगह है। ठीक है, इसको रटना है। कल हमने इन सब चीजों को स्किप किया था, आज हमने हर चीज को कवर कर लिया। कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या बोला है ये इसमें दिया। पर्यावरणीय कारक है ना, प्राकृतिक कारण जिसको बोल रहे हैं, और पहला वाला कारण कौन सा था, तो मानवीय कारण, तुम्हारी आर्यों का आगमन, प्रशासनिक कारण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास ना होना। जितना भी चीज बताया हर चीज लिखा हुआ है बच्चों, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, पीपीटीज के माध्यम से। जो आप बोले था लिपि, देखिएगा आपको लिपि दिखेगी, यू आकार, मछली, 250 से 400 अक्षर, गोष्ठोपवेदन लिपि और सर्पिलाकार लिपि का प्रयोग करते हैं। सब बताया मैंने, सब कुछ कीवर्ड्स पकड़ते चलिए। हाथी दांत का स्केल का प्रयोग करते, चौक और सिलखड़ी को बांट के रूप में प्रयोग करते थे, 16 की गुड़क का प्रयोग करते थे। ठीक है, किसकी मूर्ति, योगी की मूर्ति दिख रहा है, योगी की मूर्ति बना के दिखा, कांसे की मूर्ति दिख रही है ना। इसके अलावा बच्चों मोम की भी मोम प्रणाली भी थी, और पिंचोरिन कहा जाता था, पिंचोरिन कहा जाता, दिखा आपको, है ना। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज मिलेगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के प्राप्त हुए थे बच्चों, वो सिक्के की खासियत ये थी कि उस सिक्के में एक सिंगरी बैल, 2 सिंगी बैल और जितने भी देवीय पशु थे, देवीय चीजें थी, उन सब चीजों का अंकन किया गया था। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मोटा मोटा आपको पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें आप लोग के काम की क्या चीज है, जो मैं आपसे चाहता वो ये मैंने कल बताया था आपको कि इसमें आपको 4-5 नाम याद रखना है, जो आपके काम की चीजें जो आप पढ़ के आएंगे वो ये सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीज कहां से क्या प्राप्त हुई है, इसका एक सूची मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। और सूची क्या, मैंने ऑलरेडी 35 पेज की बुक ही डाल दी। तो उस बुक में जितना चीज लिखा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। तो कल जो हम लेक्चर शुरुआत करेंगे वहां से शुरुआत करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। और आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम पूरी पीडीएफ को पूरा ऐड कर लेते हैं। तो जितना भी चीज है आज का लेक्चर जितना है वो सब ऑलरेडी सब चीज को समाहित किए हुए, यानी 2 दिन का लेक्चर में जो पढ़ाया गया है वो ऑलरेडी कब कवर हो जा रहा है, आज के लेक्चर में कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो आज जो लेक्चर शेयर करेंगे वो फाइनल होगा। आज डेट